नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, जेल से फरार, पार्ट 4। रंधावा साहब, देवराज चौहान से मुलाकात का प्रबंध कर आया हूँ, अवतार सिंह ने कहा। विक्रम सिंह रंधावा ने सिर उठाकर अवतार सिंह को देखा। किससे बात की? जेलर मजूमदार से। कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं, आपका नाम सुनते ही फौरन मेरी बात मान गया। मजूमदार पहले भी कई बार हमारे काम आ चुका है। आपकी देवराज चौहान से हुई मुलाकात को पूरी तरह गुप्त रखेगा। 20,000 में मामला पटा है, जाते समय दे देंगे। 20,000? मजूमदार के भाव बढ़ गए हैं आजकल, रंधावा ने कड़वे स्वर में कहा। खैर, तुम जाकर बाहर मौजूद दोनों पुलिस वालों पर निगाह मारो कि क्या कर रहे हैं। हरामजादे अपनी ड्यूटियां बदल बदल कर 6 महीने से जौक की तरह हमसे चिपके हुए हैं। अवतार सिंह बाहर निकल गया। रंधावा सिगरेट सुलगाकर गहरी सोच में डूब गया। 15 मिनट के बाद अवतार सिंह ने भीतर प्रवेश किया। एक पुलिस वाला तो सामने वाले हिस्से में जमा हुआ है, दूसरा टहलता हुआ इधर उधर घूमे जा रहा है। कभी कभार पिछवाड़े वाले हिस्से में भी चला जाता है। 2 पल रंधावा सोच कर बोला, मैं पीछे वाले दरवाजे से जाऊंगा, कुछ आगे जाकर टैक्सी ले लूंगा। तुम यहाँ पर मौजूद रहना, शाम होने को आ रही है। उसका भी फोन आने वाला होगा, उसे कहना रात को फोन करे। जी, और अगर जुगल किशोर का फोन आ जाए तो उसे लाइन पर लाने की कोशिश करना कि शायद वह बता दे
उस चीमा नारंग ने सूरज को कहाँ छिपा रखा है? मैं तब तक देवराज चौहान से बात करके आता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, वह फिरौती देगा? करण चौधरी ने पूछा। हर हाल में देगा, चीमा नारंग गुर्राई। उसे मालूम है कि पैसा ना देने का स्पष्ट मतलब है उसके बेटे के शरीर के टुकड़े। मत भूलो कि वह विक्रम सिंह रंधावा है, एक नंबर का खतरनाक इंसान। यह ठीक है कि आज उसने बुरे कामों से किनारा कर लिया है, लेकिन उसका दिमाग तो वही है। उसे बिना हाथों का न समझो। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए कि तुम्हारा फोन आने के बाद वह क्या करता है। कहीं हमारी तलाश में अपने आदमी तो नहीं फैला रहा शहर में, हमारे लिए जाल तो नहीं बिछा रहा। चुप बैठा जुगल किशोर कह उठा। नहीं, इस समय रंधावा किसी भी प्रकार की चालाकी करने की स्थिति में नहीं है। दौलत बहुत है उसके पास। फिरौती की रकम देकर वह हर हाल में अपना बेटा वापस चाहेगा। यह ठीक कहता है। चीमा नारंग ने सिर को हिलाया। मुझे यकीन नहीं आता कि रंधावा जैसा इंसान 2 करोड़ की रकम आसानी से दे देगा। करण, चीमा नारंग एक एक शब्द चबाकर कह उठी। रंधावा को हर कीमत में अपना बेटा चाहिए, इसलिए वह वही करेगा जो हम उसे करने को कहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है। जुगल किशोर ने हाँ में हाँ मिलाई। चंद कदम दूर कमरे के कोने में सूरज रंधावा बंधा पड़ा था। बंधे बंधे उसकी हालत पतली हो गई थी। जब भी भूख के लिए चिल्लाता तो खाने का थोड़ा सा सामान उसके मुंह में ठूस दिया जाता। टेप रिकॉर्डर में सूरज से अपने बाप के नाम संदेश रिकॉर्ड करो। शुरू में 3 बार पिताजी पिताजी कहकर बात शुरू करे। रंधावा ने ऐसा करने को कहा था। वह इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि उसका बेटा सही सलामत है या नहीं। ध्यान रहे, संदेश में फालतू बात ना हो, बस अपनी राजी खुशी ही कहे। चीमा नारंग ने दांत भींचकर कहा। विक्रम सिंह रंधावा टैक्सी पर सेंट्रल जेल पहुंचा। जेलर मजूमदार से मिला। मजूमदार इस तरह मिला जैसे रंधावा उसका बरसों से बिछड़ा भाई हो। मुझे देवराज से मिलना है मजूमदार। हाँ, अवतार सिंह ने बताया था। चलिए। रंधावा ने जेब से 20,000 निकालकर मजूमदार की तरफ बढ़ाए। तुमने 20,000 मांगे थे ना? मांगे? नहीं, मैंने तो कहा था कि। ठीक है, रखो इसे। मजूमदार ने फौरन गड्डियां लेकर जेब में ठूंस ली। चलो। जेलर मजूमदार देवराज चौहान की कोठरी के सामने रुका। वहां खड़े दोनों पहरेदारों को वहां से जाने को कहा। उसके जाने के बाद मजूमदार बोला, सामने देवराज चौहान ही है, आप इससे बात कर सकते हैं। तुम जाओ। जेलर मजूमदार चला गया। विक्रम सिंह रंधावा ने कोठरी के भीतर मौजूद देवराज चौहान को देखा, जो रंधावा को पहचान चुका था और हैरत से देख रहा था कि यह यहाँ पर क्या करने आया है। मुझे पहचाना? विक्रम सिंह रंधावा शांत स्वर में बोला। हाँ, अच्छी तरह पहचान लिया है। देवराज चौहान सतर्क स्वर में कह उठा। तुमने मेरे बेटे का अपहरण किया था देवराज चौहान? हाँ, किया था। फिर तुम जेल में कैसे पहुंच गए? अपनी ही गलती से। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे चीमा नारंग पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। विश्वास तो मैंने वैसे भी नहीं किया था, लेकिन मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि मौका मिलते ही वह मेरा शिकार कर लेगी। वह है ही ऐसी। तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? रंधावा का स्वर शांत था। देवराज चौहान ने सारी बात बताई। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मेरे पास क्या करने आए हो रंधावा? पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे न होने से अब मेरे बेटे का क्या होगा? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम थे तो तुम्हारी चलती, अब किसकी चलेगी? चीमा नारंग की। तुम्हारा साथी जगमोहन बीच में हो तब भी? वह अब बीच में नहीं होगा। चीमा ने जगमोहन का भी कोई न कोई इंतजाम कर दिया होगा। कहते हुए देवराज चौहान ने जबड़े सख्ती से कसते चले गए। आंखों में सुर्खी आ गई। चीमा नारंग मेरी जानी दुश्मन है। फिरौती लेकर मेरे बेटे को छोड़ देगी या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चीमा नारंग का आज फोन आया था। वह सूरज को वापस लौटाने के 2 करोड़ रुपए मांग रही है। पैसा देने में मुझे ऐतराज नहीं, परंतु मैं जानता हूँ फिरौती की रकम हाथ लगते ही वह मेरे बेटे को मार देगी, जबकि मैं अपने बेटे को जिंदा चाहता हूँ। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? जुगल किशोर ने बताया था। जुगल किशोर? देवराज चौहान चौंका। हाँ, उसका फोन आया था।
उसने बताया कि सारा चक्कर क्या है और चीमा नारंग फिरौती लेने के बाद मेरे बेटे को मारने का इरादा बनाए बैठी है। यूं तो मेरे पास ताकत की कमी नहीं, सारे शहर में जाल बिछाकर कहीं न कहीं से चीमा नारंग को बरामद कर ही लूंगा, लेकिन उस हालत में मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, जबकि मैं बिना किसी तरह का रिस्क लिए सबसे पहले सूरज को सही सलामत वापस चाहता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जुगल किशोर का कहना है कि चीमा नारंग से तुम अच्छी तरह निपट सकते हो। वह ठीक भी कहता है। तुम चीमा नारंग के पीछे पड़ोगे तो चाहे जो कुछ भी हो, परंतु उस हालत में मेरे बेटे की जान को खतरा नहीं होगा। मैं अब चीमा नारंग के पीछे लड़ने के काबिल नहीं रहा। देखते नहीं, मैं जेल में सख्त पहरे में हूँ। यहाँ से निकल जाना कठिन है। देवराज चौहान बोला। वैसे कितनी अजीब बात कर रहे हो। मैंने ही तुम्हारे बेटे का अपहरण किया और अब मुझे ही इस काम पर लगाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाऊं? विक्रम सिंह रंधावा ने गंभीर भाव में अपना सिर हिलाया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे को वापस चाहता हूँ। जो मेरे बेटे को वापस ला दे, मेरे लिए वही सबसे अच्छा है। रही बात यह है कि तुम जेल में हो, तो उसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें जेल से फरार करवा दूंगा। देवराज चौहान ने रंधावा की आंखों में झांका। मैं जानता हूँ, तुम सही कह रहे हो। आखिर तुम हस्ती हो इस शहर की। मुझे आसानी से जेल से फरार करवा सकते हो, लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्यों? तुम जेल से बाहर नहीं आ सकते। कानून तुम्हें पीस कर रख देगा। मैं तुम्हें जीने का खूबसूरत मौका दे रहा हूँ। बदले में तुम मेरा बेटा मुझे वापस ला दोगे। नहीं रंधावा साहब, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर नहीं। देर सबेर में मैं जेल से तो फरार हो ही जाऊंगा, इसलिए आपका यह लालच काम नहीं करने वाला। विक्रम सिंह रंधावा की आंखें सिकुड़ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? सिगरेट है? रंधावा ने सिगरेट निकालकर उसे दी। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर कश लेकर लापरवाही से बोला। सौदा दौलत के आधार पर होगा, जेल से फरार के आधार पर नहीं। ओह, तो यह बात है। रंधावा ने सिर हिलाया। कितना चाहते हो? तुम्हारे बेटे को मैंने 1 करोड़ रुपए पाने के लिए उठाया था, तो वापस करने के लिए भी 1 करोड़ ही मिलने चाहिए। रंधावा के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। और इस बात की कोई कीमत नहीं कि मैं तुम्हें जेल से फरार करवाऊंगा। यह काम तुम अपनी गर्ज की खातिर करोगे, तो सूरज को सुरक्षित मेरे पास पहुंचाने का 1 करोड़ रुपया लोगे? हाँ, तुम्हारे पास बहुत दौलत है रंधावा, इतनी कि 1 करोड़ तुम्हारे लिए मामूली रकम है। इतनी मामूली कि जैसे आम आदमी के लिए 20 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। जुबान पक्की करना रंधावा, धोखेबाजी से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे अपना बेटा चाहिए, इसलिए धोखेबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात है। इस बात की तुम गारंटी देते हो ना कि मेरे बेटे को? रंधावा, गारंटी तो मैं नहीं देता, अलबत्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी जुबान पर खरा उतर सकूं। मेरे जेल में आ जाने से बाहर क्या हालात बदले हैं मुझे नहीं मालूम। चीमा नारंग ने तुम्हारे बेटे को कहाँ छिपा रखा है मैं नहीं जानता। मेरा दोस्त जगमोहन कहाँ है, उस पर क्या बीती है मैं नहीं जानता। यानी कि अभी मैं पूरी तरह अंधेरे में हूँ। फिर भी मुझ पर भरोसा रखो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस लौटा दूंगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम सिंह रंधावा देवराज चौहान को देखता रह गया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कई पलों के उपरांत रंधावा ने खामोशी तोड़ी। मैं तुम्हारी जेल से फरारी का प्रबंध करवाता हूँ। अब तुम्हारे पास मैं नहीं, जेलर आएगा, वही सब कुछ करेगा। जेल से निकलकर मुझे मिलना। जवाब में देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। विक्रम सिंह रंधावा पलटा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता चला गया। सलाखों को पकड़े देवराज चौहान कई पलों तक गहरी सोच में डूबा रहा। रंधावा जेलर मजूमदार के ऑफिस में पहुंचा। मिलाए रंधावा साहब? मजूमदार मुस्कुराकर बोला। हाँ, रंधावा कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो ताकि हमारी बातें बाहर न जाए, तुमसे खास बात करनी है। जेलर मजूमदार ने दरवाजा बंद करने से पहले बाहर खड़े पहरेदार को डिस्टर्ब न करने का आदेश दिया। फिर दरवाजा बंद करके पलटा। कहिए रंधावा साहब। मजूमदार टेबल पार कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मेरे लायक क्या हुक्म है? ऐसी कौन सी बात है
जो अगर खास बात न होती तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। रंधावा उसकी बात काटकर शांत स्वर में बोला, देवराज चौहान को जेल से बाहर निकलवाना है। क्या? मजूमदार चौंक कर खड़ा हो गया। हैरानी और हड़बड़ाहट से मुंह खुला का खुला रह गया। यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम सिंह रंधावा के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। मुझे ऊपर से सख्त आदेश है कि देवराज चौहान पर खास नजर रखी जाए और उसके बाद भी वह जेल से फरार हो जाए तो तुम क्या करोगे मजूमदार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैं? मजूमदार, रंधावा के होठों से गुर्राहट निकली। तुम मुझे पुराना जानते हो और यह भी जानते हो कि मुझे इनकार सुनना पसंद नहीं। लेकिन रंधावा साहब, कभी कभी मजबूरी इंसान की हाथ पांव बांध देती है। मैं वास्तव में मजबूर हूँ। देवराज चौहान के बदले कोई और होता तो मैं इनकार न करता। वह एक खतरनाक मुजरिम है। उसके फरार हो जाने से मेरी... मजूमदार, रंधावा भी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा एकाएक भयानक सा लगने लगा था। तुम ठीक कहते हो, मजबूरी कभी कभी इंसान के हाथ पांव बांध देती है। इस समय मेरे हाथ पांव भी मजबूरी ने बांध रखे हैं। देवराज चौहान को जेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, उसे मैं खोना नहीं चाहता। मजूमदार, तुम्हारा भी एक बेटा और एक बेटी है। मजूमदार का चेहरा फक पड़ गया। तुम्हें अपनी औलादों से प्यार है ना? रंधावा का स्वर बेहद ठंडा था। हाँ। मजूमदार की आवाज कांप उठी। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो? क्या होगा उन्हें? मजूमदार की टांगें कांपने लगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उन्हें कुछ न कुछ तो होगा ही। रंधावा ने सिगरेट सुलगाकर मौत के से स्वर में कहा, समय बहुत कम है मजूमदार। सुबह तक देवराज चौहान को जेल से बाहर होना चाहिए। अभी शाम है। अगर सुबह तक देवराज चौहान जेल से फरार न हुआ तो कम से कम 2 हफ्तों की छुट्टियां ले लेना, अपने दोनों बच्चों का क्रियाक्रम करने के लिए। नहीं रंधावा साहब, ऐसा मत कहिए। मैं... रोना धोना छोड़ो, सिर्फ वही सोचो जो मैंने कहा है। रंधावा गुर्राया। मजूमदार ने होठ भींच लिए। अब मैं चलता हूँ। वैसे अब तुम्हारा इरादा क्या है? रंधावा की आवाज मौत में डूबी हुई थी। मैं देवराज चौहान को रात में ही जेल से निकलवा दूंगा। मजूमदार ने थरथराते स्वर में कहा, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता रंधावा साहब। उन्हें मैं बहुत चाहता हूँ। यही तो मेरे सामने मजबूरी है कि अपने इकलौते बेटे को मैं भी बहुत चाहता हूँ। तभी तो तुमसे यह काम करवा रहा हूँ। रंधावा ने एक एक शब्द चबाकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरा काम करने को तैयार हो। सुबह तक देवराज चौहान जेल से फरार हो जाना चाहिए। कहने के साथ ही रंधावा पलटा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। हेलो, अवतार सिंह ने रिसीवर उठाया। अवतार सिंह? दूसरी तरफ से चीमा नारंग की आवाज आई, रंधावा से मेरी बात कराओ। रंधावा साहब तो इस समय बंगले पर नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो मुझसे कहो। कहाँ गया है रंधावा? मालूम नहीं, 2 घंटे हो गए हैं। रंधावा को अच्छी तरह मालूम था कि मैंने शाम को फोन करना है। अब वह नहीं है तो क्या किया जा सकता है? तुम 2 घंटे के बाद... कहते कहते अवतार सिंह ठिठक गया। विक्रम सिंह रंधावा को उसने भीतर प्रवेश करते देख लिया था। वह तुरंत फोन पर बोला, रुको, रंधावा साहब आ गए हैं। रंधावा अवतार सिंह के पास पहुंचा तो अवतार सिंह ने इशारे ही इशारे में बताया कि चीमा नारंग का फोन है। रंधावा ने रिसीवर ले लिया। हेलो, मैं बोल रही हूँ बूढ़े शेर। चीमा नारंग कड़वे अंदाज में हंसी। अपने बेटे के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम्हें उसकी जरूरत है या नहीं? है। रंधावा के होठ भींच गए। तो फिर फिरौती की रकम कल मिल जानी चाहिए। चीमा नारंग की व्यंग्यात्मक आवाज उसके कानों में पड़ी। पैसा कब और कहां देना है इसके लिए सुबह फोन करूंगी। अभी तुम्हें कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्या मतलब? इतनी बड़ी रकम मैं घर में रखकर तो बैठा नहीं हूँ। कल का सारा दिन मुझे रकम इकट्ठी करने में लग जाएगा। परसों सुबह मुझे फोन करना। तुम खामखा मामला लटका रहे हो। मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है अपने बेटे को वापस लाने की। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मुझसे पैसा लेने के बाद तुम मेरे बेटे की हत्या कर दोगी तो यह तुम अपने दिमाग से निकाल दो।
मैं फिरौती की रकम ही इस ढंग से दूंगा कि लेन देन वाला हिसाब रहेगा। इस मामले में तुम्हारी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। चीमा नारंग गुर्राई। मर्जी किसी की भी नहीं चलेगी। रंधावा की आवाज में सख्ती आ गई। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो सौदा हम में तय हुआ है वह ठीक ढंग से निपट जाएगा। मेरा बेटा मुझे जिंदा वापस मिलेगा और 2 करोड़ तुम्हें मिलेगा, समझी? अब इस बारे में बात हम परसों सुबह करेंगे। कहने के साथ ही रंधावा ने रिसीवर रख दिया। उसके रिसीवर रखते ही अवतार सिंह बोला, देवराज चौहान से बात हुई? हाँ, कल सुबह तक देवराज चौहान जेल से फरार हो जाएगा। आगे का मामला वही निपटाएगा। सूरज को वही वापस लाएगा। अवतार सिंह सिर हिलाकर रह गया। दिन भर जयचंद भाटिया करण चौधरी के मकान की निगरानी पर डटा रहा। वहां पर हो रही तमाम हरकतों पर निगाह रखे रहा। शाम को जब चीमा नारंग फोन करने गई तो तब वह उसके पीछे रहा। कुछ दूरी पर छिपे महेंद्र सिंह का यह सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि यह कौन है और निगरानी करके क्या करना चाहता है। उसे अच्छी तरह याद था कि अपहरण में यह व्यक्ति शामिल नहीं था, बल्कि इसके साथ जो दूसरा होता था वह अवश्य अपहरण में शामिल था। महेंद्र सिंह अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया और उसने फैसला किया कि जब इसका साथी आकर जगह संभालेगा और यह वहां से जाएगा तो इसका पीछा करके देखेगा कि यह कहाँ रहता है। आधे घंटे बाद ही चीमा नारंग लौटी और उसके पीछे जयचंद भाटिया, जो कि पुनः अपनी जगह पर आकर जम गया था। 8 बजे के करीब जगमोहन वहां पहुंचा। क्या रहा? उसने जयचंद भाटिया से पूछा। कुछ खास नहीं, दिन भर सारे मकान में ही रहे। करण चौधरी दोपहर को अवश्य बाहर निकला खाना वगैरह लाने के लिए। कुछ देर पहले चीमा नारंग भी बाहर गई थी और फोन करके वापस लौट आई, जयचंद भाटिया ने बताया। जगमोहन ने मकान पर निगाह मारते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, आराम से रात भर नींद लो, सुबह आ जाना, रात को मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है। जयचंद नींद लेना चाहता था। सारा दिन यहाँ खड़े खड़े उसकी हालत बिगड़ गई थी। कोई खास बात हो तो मुझे खबर कर देना। जगमोहन के सिर हिलाने पर जयचंद भाटिया आगे बढ़ गया। कुछ दूर छिपा खड़ा महेंद्र सिंह जयचंद भाटिया के पीछे हो गया। पीछा करके उसने जयचंद भाटिया के घर के बारे में जाना, अपनी तसल्ली की, फिर वापस करण चौधरी के मकान के सामने पहुंचा और अपनी जगह पर जम गया। रंधावा की बात तो जायज है, जुगल किशोर बोला। 2 करोड़ कैश रुपया इकट्ठा करने के लिए 1-2 दिन तो चाहिए ही। कहीं रंधावा हमसे कोई चालाकी न कर रहा हो, करण चौधरी ने कहा। नहीं, चीमा नारंग ने सिर हिलाया। रंधावा हमसे चालाकी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसका बेटा हमारे रहमो करम पर है। अलबत्ता जिस शुष्कता से आज उसने बात की, उसका ढंग मुझे अखर रहा है। क्या कहता था? करण चौधरी बोला। उसके कहने का मतलब था कि वह 2 करोड़ और उसके बेटे की अदला बदली आमने सामने होगी, ताकि मैं उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा सकूं। चीमा नारंग एक एक शब्द चबाकर कह उठी। अब तो वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या होता है। करण चौधरी ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। इस बात का ध्यान रखना कि तुम सूरज रंधावा को तभी मारोगी जब 2 करोड़ की रकम सुरक्षित हमारे पास पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होने से पहले ही तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चीमा नारंग के दांत खिंच गए। तभी जुगल किशोर कह उठा, यह धमकी नहीं, सीधी सीधी बात है। हमने अपहरण फिरौती के लिए किया है, हत्या करने के लिए नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले फिरौती की रकम हासिल करनी है। रकम पाने के लिए सूरज रंधावा को जिंदा भी छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। चीमा नारंग गुर्रा पड़ी। ऐसा होगा, जरूरत पड़ी तो हर हाल में ऐसा ही होगा। करण चौधरी दांत खींचकर खड़ा हो गया और चीमा नारंग को घूरने लगा। चीमा नारंग भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो चौधरी? चीमा नारंग सख्त स्वर में बोली। धमकी ही सही, लेकिन मैंने जो कहा है वह याद रखना। फिरौती की रकम बिना किसी गड़बड़ी के हमें रंधावा से लेनी है, बेशक इसके लिए उसके बेटे को ठीक ठाक छोड़ना ही क्यों ना पड़े। अगर तुमने इस मामले में गड़बड़ की तो तुम्हारे हक में बुरा हो सकता है। कैसा बुरा चौधरी? चीमा नारंग वहशी नजर आने लगी। मसलन मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। पलक झपकते ही चीमा नारंग के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगी।
इससे पहले कि ऐसा वक्त आए, मैं तुम्हें गोली मार देना ही मुनासिब समझती हूँ। मुझे धमकी देकर तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं? हिलना मत, एकाएक जुगल किशोर कुर्राया। चीमा नारंग ने फौरन सिर घुमाकर देखा तो जुगल किशोर के हाथ में रिवॉल्वर को दबे पाया, जिसका रुख उसी की तरफ था। चालाकी मत दिखाना, रिवॉल्वर फेंक दो। जुगल किशोर? चीमा नारंग दांत किटकिटा उठी। मैंने कहा ना, रिवॉल्वर फेंक दो। तब तक चौधरी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। उसके चेहरे पर जहान भर का क्रोध नाच रहा था, आंखें सुर्ख पड़ी थी। गोली तो नहीं चलाई, ट्रिगर दबाने की ही कसर थी। जुगल किशोर हंसा। अगर मैं बीच में ना आता तो हो सकता था अब तक तुम ट्रिगर दबा चुकी होती। मैं पागल हूं क्या जो अपने आदमी पर गोली चला देती? तुम्हारा क्या भरोसा? बेवकूफी मत करो, इस समय हम सब लोगों का मिलकर चलना जरूरी है। चीमा नारंग खींच भरे स्वर में कह उठी। आपस में फूट पड़ना ठीक नहीं। बहुत चालाक बनती है साली। करण चौधरी गुर्रा उठा। जुगल, मार इसको गोली और किस्सा ही खत्म कर दे इसका। रंधावा से तो हम भी सौदा कर सकते हैं। चीमा नारंग का दिल जोरों से धड़क उठा। तुम लोग मामूली सी बात को तोल दिए जा रहे हो। चीमा नारंग बात संभालने के इरादे से कह उठी। मैंने तो यूं ही रिवॉल्वर निकाली थी। अगर मेरा गोली चलाने का इरादा होता तो चला ना देती। जुगल किशोर रिवॉल्वर न निकालता तो शायद तुम चला भी देती। मैं? करण? जुगल किशोर कह उठा। इसे वार्निंग देकर छोड़ दो और इसकी तरफ से हर समय सावधान रहो। रिवॉल्वर इसके हाथ में मत दो। इसके बाद यह खुद को 30 मार खां समझने की चेष्टा करे तो फौरन गोली से उड़ा दो। करण चौधरी ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी चीमा नारंग की रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में डाल दी। भीतर ही भीतर चीमा नारंग का खून क्रोध से उबाल खा रहा था। दोनों एक हो गए थे। रिवॉल्वरें इनके हाथ में थी, वरना कब की उसने इन दोनों की अकल ठिकाने लगा देनी थी। फिलहाल उसका पलड़ा हल्का था। तुम्हें हमारी बात मंजूर है? जुगल किशोर ने चीमा नारंग को देखा। मंजूर क्यों नहीं होगी? मेरा मन साफ है और हमारा मकसद रंधावा से फिरौती पाना है, बस। चीमा नारंग के होठों से बेहद शांत लहजे में यह शब्द निकले। जेलर मजूमदार ने अपने जैसे जेल के 4 भ्रष्ट अधिकारियों को अपने साथ मिलाया और उन्हें 50-50 हजार देने को कहकर देवराज चौहान को जेल से फरार करवा दिया। जब देवराज चौहान जेल से फरार हुआ तो रात के 2:30 बजे थे। जयचंद भाटिया बहुत गहरी नींद में था जब उसे हिलाकर उठाया गया। सोने से पहले उसने लाइट ऑफ कर दी थी, परंतु अब सब रोशन था। सोने से पहले उसने दरवाजा भीतर से बंद किया था, परंतु अब भीतर पहुंचकर कोई उसे उठा रहा था। जयचंद भाटिया हड़बड़ाकर जल्दी से उठा, आंखें मली, सामने देवराज चौहान को खड़े पाया। जयचंद उछलकर बेड से नीचे आ गया। तुम? देवराज चौहान को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर जा बैठा। तो तुम तो जेल में थे? तो क्या हो गया? देवराज चौहान हंसा। जेल में था तो जेल से फरार भी तो हो सकता हूँ। जेल से फरार? जयचंद भाटिया का मुंह फिर खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं जेल से फरार होकर सीधा यहाँ ही आया हूँ। सीधा यहाँ क्यों? जयचंद ने नींद से भरी आंखें मली। बताता हूँ। घर में चाय पत्ती तो है ना? हाँ, तो पहले चाय बनाकर लाओ, फिर बैठकर बात करेंगे। 5 मिनट में ही जयचंद चाय बना लाया, एक अपने लिए, एक देवराज चौहान के लिए। देवराज चौहान को चाय का प्याला थमाकर वह बेड पर बैठ गया। तो तुम जेल से फरार होकर सीधा यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था? देवराज चौहान बोला। कुछ। गुड। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। मैं भी इसी कारण सीधा तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। मेरे जेल जाने के बाद, यानी कि 1.5 दिन में क्या क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो? जयचंद भाटिया के दिमाग में घंटी बज उठी। जगमोहन के साथ मिलकर यह इसलिए काम कर रहा था कि उसे कुछ हासिल हो जाएगा, परंतु अब देवराज चौहान के आ जाने से आने वाला माल हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। तुमने जगमोहन को देखा है? हाँ, वह ठीक है। जयचंद भाटिया बोला। थोड़ी देर रुको, मुझे जरा सोच लेने दो। देवराज चौहान खामोशी के साथ चाय के घूंट भरने लगा। देवराज चौहान के आ जाने से भीतर ही भीतर जयचंद की हालत पतली हो गई थी।
सारे सपने उसे मिट्टी में मिलते नजर आने लगे थे। वह सिर्फ इस बात का फैसला करने में लगा था कि देवराज चौहान को जगमोहन के बारे में बताए या नहीं, चीमा नारंग के बारे में बताए या नहीं, सूरज रंधावा के बारे में बताए कि नहीं। अगर बता दिया तो उसका रोल समाप्त हो जाएगा और उसे घर बैठना पड़ेगा। आखिरकार जयचंद ने यही फैसला किया कि देवराज चौहान को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा कि वह सब लोग कहाँ हैं। अगर बता दिया तो फिर सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। 1-2 दिन की बात है, चीमा को फिरौती की रकम मिल ही जानी है। उसने और जगमोहन ने मिलकर फिरौती की रकम को उन लोगों से हथियाना है। अगर हथिया लिया तो सीधे 20 लाख उसके, वरना देवराज चौहान ने तो 20 पैसे भी उसके हाथ पर नहीं रखने थे। जयचंद भाटिया ने चाय का घूंट भरकर देवराज चौहान को देखा। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जगमोहन, वह सही सलामत है। चीमा नारंग ने उसके सिर पर चोट मारकर उसे बेहोश कर दिया था और मैंने वक्त पर पहुंचकर उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। अब वह कहाँ है मैं नहीं जानता। और वह हरामजादी कहाँ है? कौन? चीमा नारंग। देवराज चौहान का चेहरा आग के गोले के समान धधक उठा था। मुझे क्या मालूम? जयचंद ने सिर हिलाया। जगमोहन तुम्हें कहाँ मिला? देवराज चौहान जयचंद को घूरने लगा। नवनिर्मित कॉलोनी में, जहां तुम लोगों ने सूरज रंधावा को ले जाना था। चीमा ने वहीं पर जगमोहन को बेहोश किया और उसको ले उड़ी। उसके साथ जुगल किशोर और करण चौधरी नाम के 2 आदमी भी थे। ओह, वहां से वे कहाँ गए? मालूम नहीं। तब मैं जगमोहन की चिंता में लग गया था, जो बेहोश था। तुमने जगमोहन की मरहम पट्टी की? हाँ। उसके बाद वह कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे रुकने के लिए बहुत कहा, परंतु वह चला गया। जगमोहन को तुम्हारी चिंता खाई जा रही थी कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तुम्हें कुछ मालूम है कि जगमोहन कहाँ पर है? नहीं। कोई और खास बात? नहीं, जो बातें थी तुम्हें बता दी। उसके बाद देवराज चौहान जयचंद भाटिया के घर से निकला और सीधा विक्रम सिंह रंधावा के यहाँ पहुंचकर रंधावा से मिला और वहीं सो गया। जबकि देवराज चौहान के जाने के बाद जयचंद भाटिया की नींद उड़ चुकी थी। वह ठीक था कि उसने वक्ती तौर पर देवराज चौहान को टरका दिया था, परंतु वह देवराज चौहान था जिसने जल्दी ही सारी सच्चाई जान लेनी थी। जयचंद का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि अब क्या किया जाए। वह हर हाल में मोटी रकम का मालिक बनना चाहता था। इस समय सबसे बड़ा कांटा उसके रास्ते में देवराज चौहान ही था। इन्हीं सोचों में भोर का उजाला फैल गया। आंखों में अभी भी नींद थी और दिमाग में देवराज चौहान बसा था। अब उसे जगमोहन के पास जाना था। जगमोहन की जगह संभालने पर जगमोहन ने यहाँ आकर सो जाना था। तभी दरवाजे पर थपथपाहट उभरी। जयचंद भाटिया को लगा कि उसके झूठ बोलने पर देवराज चौहान उसका गला दबाने आ पहुंचा है। कांपती टांगों से आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला। सामने महेंद्र सिंह खड़ा था। किससे मिलना है? सामने अजनबी को पाकर जयचंद ने राहत की सांस ली। तुमसे? मुझसे? जयचंद ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह उसे अपने जैसा लफंगा ही लगा। मैंने तो तेरे को पहले देखा नहीं, फिर तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? मैंने तुझे बहुत बार देखा है। कहाँ? करण चौधरी के मकान के बाहर, छिपकर वहां की निगरानी करते हुए। जयचंद भाटिया चौंका। चेहरे के भावों को उसने जल्दी से छिपाया। क्या मतलब? मैं सूरज रंधावा के अपहरण की बात कर रहा हूँ। जयचंद समझ गया कि इस आदमी को बातों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यह काफी कुछ जानता है। इससे संभल कर बात करनी होगी। नाम क्या है तेरा? महेंद्र सिंह। अब बोल, मामला क्या है? सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेगा या भीतर भी आने देगा? महेंद्र सिंह बोला। जयचंद भाटिया उसे भीतर ले आया। दरवाजा बंद कर दिया। तुमने जगमोहन के पास तो नहीं जाना? महेंद्र सिंह के इन शब्दों पर जयचंद भाटिया और भी चौंका। साथ ही समझ गया कि सामने वाला गहरे पानी में है और सोच समझकर वार कर रहा है। अगर भाई साहब चाहेंगे तो चला जाऊंगा। जयचंद भाटिया स्वर को बेहद नम्र बनाकर हाथ जोड़कर कह उठा। नहीं चाहेंगे तो नहीं जाऊंगा। रहने दो, अब जाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, नहीं जाता। जयचंद पहले जैसे स्वर में बोला। लेकिन एक बात तो बता दो कि मेरे नफे नुकसान का ज्ञान आपको कैसे हो गया? महेंद्र सिंह ने जयचंद की आंखों में झांका। देवराज चौहान के जेल में जाने के बाद जगमोहन के साथ चिपक गए।
कि शायद कुछ हाथ लग जाए, जबकि तुम सूरज रंधावा के अपहरण की योजना में शामिल नहीं थे। बाद में इस मामले में आकर फिट हुए मेरी तरह। लेकिन अब तुम्हारे लिए दुखदायी बात यह है कि कल रात देवराज चौहान जेल से फरार हो गया है। देर सबेर में वह जगमोहन को तलाश कर ही लेगा। उसके बाद तुम्हारी क्या स्थिति होगी? वैसी ही जैसी मेरी हुई, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। तुम्हें किसने फेंका? जयचंद ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। करण चौधरी ने, वही जिसके मकान में आजकल सब डेरा जमाए बैठे हैं। उसने सारा काम मुझसे लिया और हाथ में 500 थमाकर चलता कर दिया। तुम जगमोहन के साथ मिलकर उन पर निगाह रख रहे थे और मैं अकेला। कल रात ही मैंने पीछा करके तुम्हारा ठिकाना देखा और आज देवराज चौहान की फरारी की खबर सुनते ही तुम्हारे पास आ गया। दरअसल मैं अकेला हूँ। पहले जगमोहन तुम्हारे साथ था, परंतु देवराज चौहान के जेल से निकल आने से तुम भी अकेले रह गए। अगर हम दोनों मिल जाएं तो शायद कुछ हो जाए। क्या हो जाए? कुछ हो जाए। जयचंद भाटिया को लगा कि महेंद्र सिंह ठीक कह रहा है। देवराज चौहान के जेल से बाहर आ जाने से वह खुद को इस मामले में खत्म ही समझ रहा था, और अगर महेंद्र सिंह के साथ चला जाए तो वास्तव में शायद कुछ हो जाए। ठीक है, जयचंद ने सिर हिलाया। सिगरेट सुलगाकर महेंद्र सिंह बोला, वह लोग अब रंधावा से फिरौती लेने के चक्कर में हैं। हाँ, जयचंद ने सिर हिलाया। एक आध दिन में उन लोगों को फिरौती मिल जाएगी। हम उस फिरौती की रकम को वसूल कैसे करेंगे? वह सब बड़े बड़े महारथी हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं। महेंद्र सिंह की आवाज में व्याकुलता भर उठी थी। तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो होगी? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। भाटिया ने होठ भींचकर कहा, वक्त कम है हमारे पास। इतना समय नहीं कि कहीं से रिवॉल्वर पाने के लिए चक्कर लगा सके। बिना हथियार के तो काम नहीं चलेगा। महेंद्र सिंह बोला, तुम्हारा कोई पहचान वाला नहीं है जिससे वक्ती तौर पर हथियार हासिल हो जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं तो छोटा मोटा हाथ मारने वालों में से हूँ। जयचंद ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई। मिनट भर बाद ही महेंद्र सिंह चौंक कर बोला, जयचंद, काम बन गया, लेकिन एक हिस्सेदार और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा लेंगे, अपने पल्ले से क्या जाता है? बता तो सही, क्या बात है? अपना एक यार है, 25 साल की उम्र होगी उसकी। छोटी सी उम्र में ही उसने काफी तरक्की कर ली है। देखना, एक दिन उसका नाम चमकेगा। वह हथियार वगैरह रखता है और हमारे लिए भी इंतजाम कर देगा। सारी बात बताकर उसे साथ मिलाना पड़ेगा। मिला लेंगे। क्या नाम है उसका? बिल्ला। 25 वर्षीय बिल्ला देखने में 20 का लगता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इतना खतरनाक होगा। अब तक 2 की हत्या कर चुका था, 10-12 के साथ बलात्कार कर चुका था, 9 डकैतियां डाली थी, जिनमें से 8 सफल रही। फिरौती के लिए सेठ की 14 वर्षीय लड़की का अपहरण किया, परंतु उससे जबरदस्ती करते समय ही खौफ से अपनी जान गंवा बैठी। एक बार चोरी करके भाग रहा था तो राह चलता पुलिस वाला पीछे पड़ गया। भागते भागते वह उसे पतली गली में ले गया और वहां उस पुलिस वाले को इतना मारा कि 4 दिन उसे होश नहीं आया। होश आया तो भय के कारण उसने बिल्ला को पहचानने से इनकार कर दिया। छोटी सी उम्र में बिल्ला ऐसे कई खतरनाक कामों को अंजाम दे चुका था। बिल्ला ने सामने रखी अंग्रेजी शराब की बोतल में से कुछ शराब गिलास में डाली और कैंपा के साथ मिलाकर एक ही सांस में गिलास खाली करके वापस टेबल पर रखा और जयचंद भाटिया महेंद्र सिंह पर निगाह मारी। इतना बड़ा मामला? बिल्ला ने अपने हिप्पी कट बालों में हाथ की उंगलियां फेरकर महेंद्र सिंह को घूरा। और तू मुझे अब बता रहा है? बताया तो, पहले मैं करण चौधरी के साथ था। महेंद्र सिंह ने सिर हिलाकर कहा, एक ही समय में 2-2 शेरों को एक ही मामले में नहीं डाला जा सकता। शेर? वह साला डरपोक करण चौधरी कब से शेर हो गया? वह तो कुत्ते का पिल्ला है। मेरे सामने उसकी बिसात ही क्या है? बिल्ला ने गुर्राकर कहा। यह भी ठीक है। महेंद्र सिंह ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कहाँ रखा है रंधावा को उन लोगों ने? पता भी बता देंगे बिल्ला। महेंद्र सिंह मुस्कुराया। पहले हमसे कुछ बातें तय हो जानी चाहिए। यह बोतल तुम अकेले ही पी जाओगे या 2 गिलास और लाओगे? किचन से जाकर ले आ। महेंद्र सिंह किचन से गिलास ले आया। दिल खोलकर उसने दोनों गिलासों में शराब डाली। एक गिलास जयचंद की तरफ सरकाया
दूसरे से खुद घूंट भरा। अब बोल, कौन सी बातें करनी है तुझे? यह तो मानता है ना कि रंधावा का मामला है, इसमें मोटा माल है। तो हिस्सा कैसे होगा? जब वक्त आएगा देख लेंगे। नहीं, यह बात हमें पहले ही देखनी है, बाद में झगड़ा पैदा हो सकता है। तू मुझे अच्छी तरह जानता है महेंद्र सिंह, मैं धंधे में बेईमानी नहीं करता। अपने साथियों के साथ ईमानदारी से पेश आना मेरा पहला उसूल है। अगर मैं साथियों के साथ ही हेरा फेरी करने लगा तो कोई भी पीछे से आकर मुझे गोली मार देगा। मैं जानता हूँ, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, महेंद्र सिंह ने कहते हुए एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। लेकिन यह जो मेरा दोस्त है ना, जयचंद भाटिया, यह कुछ वहमी किस्म का इंसान है, इसकी तसल्ली होनी जरूरी है। बिल्ला ने निगाहें उठाकर जयचंद भाटिया को देखा। तू क्या चाहता है? जो भी मिले बराबर के 3 हिस्से। जयचंद भाटिया घूंट भरकर बोला। ठीक है, बिल्ला ने सहमति से सिर हिलाया। जायज बात है। मौके पर जुबान से पीछे ना हटना बिल्ला भाई, फालतू मत बोल। बिल्ला कुर्राया। पता बता, रंधावा का बेटा कहाँ है? पता भी बता देंगे, लेकिन तुम करोगे क्या? महेंद्र सिंह बोला। हमें मालूम होना चाहिए कि तुमने जो सोचा है वह सही भी है या नहीं। मैंने बिल्कुल कायदे की बात सोची है। क्या? हम लोग फिरौती के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिल्ला ने शांत स्वर में कहा। यह मामला विक्रम सिंह रंधावा से ताल्लुक रखता है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं। बतौर दोस्त उससे सौदा कर लेना हम लोगों की सेहत के लिए ठीक रहेगा। जरा खुलकर समझाओ। गिलास में शराब डालकर बिल्ला ने घूंट भरा, फिर बोला। हम रंधावा से फोन पर बात कर लेंगे कि हमें मालूम है उसका बेटा कहाँ है। उस जगह से उसे सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। अगर उसने अपने बेटे को निकालने की कोशिश की तो हो सकता है उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंच जाए। उससे बात कर लेंगे कि हमारी इस मेहरबानी के बदले वह हमें क्या देता है। उसका कम से कम दिया भी हमारे लिए बहुत होगा। साथ ही हमेशा के लिए रंधावा हमारी पहचान वाला भी बन जाएगा। महेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर जयचंद भाटिया को देखा। सुना तुमने? अपना बिल्ला क्या दूर की कौड़ी लाया है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, चित भी अपनी पट भी। बात तो सही है, जयचंद बोला, लेकिन सूरज रंधावा को उन लोगों के कब्जे से निकाल लाना इतना आसान नहीं, भारी खतरे का मामला है। यह तो इसलिए कहता है कि लौंडिया भी इस काम में शामिल है। बिल्ला ने तीखी निगाहों से जयचंद को देखा। उसकी फिक्र मत कर, चीमा नारंग बहुत खतरनाक है। वह चाहे कितनी भी खतरनाक हो, मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्ला के स्वर में कुर्राहट आ गई। साली को एक ही झापड़ में संभाल लूंगा। बिल्ला भाई, महेंद्र सिंह बोला, इस मामले में देवराज चौहान भी है। वह? देवराज चौहान तो कल रात जेल से फरार हुआ है, पुलिस उसकी तलाश में होगी। वह अपनी जान को बचाएगा या उन लोगों को तलाश करेगा? निश्चिंत रहो, देवराज चौहान का दखल अब इस मामले में नहीं आएगा। उसका पत्ता कट चुका है। और उसका साथी जगमोहन, वह कम खतरनाक नहीं है। वह तो उस मकान के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा है। वह हमें रंधावा को कैसे ले जाने देगा? चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ, जहां उन लोगों ने अड्डा जमाया हुआ है। मुझे वह जगह दिखाओ। कहने के साथ ही बिल्ला ने शराब का गिलास खाली कर दिया और उठ खड़ा हुआ। इस समय हम खतरनाक मामले में दखल देने जा रहे हैं, जयचंद भाटिया बोला, और हमारे पास हथियार नहीं है, जबकि होने चाहिए। हथियार बहुत है, कहकर बिल्ला दूसरे कमरे में चला गया। आधे मिनट बाद लौटा तो एक एक रिवॉल्वर दोनों हाथों में थमा दी। सुबह के 10 बज रहे थे। जयचंद भाटिया को लेकर जगमोहन मन ही मन हैरान था कि वह अभी तक आया क्यों नहीं, जबकि उसे तो सुबह 6 बजे ही आ जाना चाहिए था। इस जगह को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। क्या मालूम उसके वहां से हिलते ही चीमा नारंग एंड पार्टी हरकत में आ जाए। कई बार मन में आया कि जाकर एक निगाह जयचंद को देख कर आए कि वह घर में है या नहीं, क्या कर रहा है, आया क्यों नहीं। फिर उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि जयचंद भाटिया के यहाँ आने जाने में ही घंटा लग जाएगा। बहरहाल जगमोहन ने वहीं जमे रहने का इरादा कर लिया। रात भर का जगह होने के कारण आंखें नींद से भारी हो रही थी। भीतर ही भीतर उसे जयचंद पर खींच आ रही थी कि वह आया क्यों नहीं। आज का अखबार उसने नहीं पढ़ा था। पढ़ा होता तो मुख पृष्ठ पर मौजूद देवराज चौहान की जेल से फरारी की खबर पढ़कर उसके सोचने का अंदाज कब का बदल चुका होता।
मैं जाकर रंधावा से फोन पर बात करती हूँ। नाश्ता करने के बाद चीमा नारंग बोली। रंधावा ने आज फोन न करने को कहा था। जुगल किशोर बोला। तो क्या हो गया? चीमा नारंग ने लापरवाही से कहा। फोन करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि फायदा ही है। कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा हो तो सोच लेगा एक बार फिर। रहने दो, कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। क्यों नहीं है? चीमा नारंग होठ भींचकर कह उठी। जुगल किशोर और करण चौधरी की निगाहें आपस में मिली। यह कोई गड़बड़ करना चाहती है। करण चौधरी बोला। इसे फोन करने दो, तुम इसके साथ ही जाओ और साथ ही लेकर आना। ठीक है, जुगल किशोर ने सिर हिलाया। अपने क्रोध पर काबू पाकर चीमा नारंग बोली। मेरी रिवॉल्वर दे दो। क्यों? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि कई गुंडे बदमाश मेरे पीछे हैं। अगर वह रास्ते में मिल गए तो मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगी? इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जुगल किशोर कह उठा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे पास भरी हुई रिवॉल्वर है। चीमा नारंग के जबड़े कसते चले गए। मेरे पास रिवॉल्वर होगी तो तुमसे बेहतर ढंग से मैं अपनी जान की रक्षा कर सकती हूँ। बाद में ले लेना, परंतु अब मुझे रिवॉल्वर वापस कर दो। रिवॉल्वर तुम्हें नहीं मिलेगा। करण चौधरी सख्त स्वर में बोला। क्यों? कहा ना, नहीं मिलेगा। फिर क्यों का सवाल कहां से पैदा हो गया? चीमा नारंग धधकती निगाहों से करण चौधरी को देखने लगी। मैंने तुम्हें इस काम में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की है। चीमा नारंग एक एक शब्द चबाकर कह उठी। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने कौन सी तुमसे शादी करनी है? करण चौधरी हंसा। चीमा नारंग का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अगर तुम लोगों का मेरे साथ यही सलूक रहा तो यह सब बुरे अंत पर आकर ही रुकेगा। कोई मुझ पर हुक्म चलाए, यह मुझे पसंद नहीं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जुगल की आवाज में सख्ती आ गई। रंधावा को फोन करने चलना है तो चलो, नहीं तो बैठी रहो। आंखों में सर्द भाव लिए चीमा नारंग खड़ी हो गई। चलो, कहो मेरे बूढ़े शेर, सब ठीक तो है? संबंध मिलते ही चीमा नारंग व्यंग से हंसी। तुम? रंधावा की आने वाली आवाज में तीखापन था। मैंने तुमसे कहा था कि आज फोन मत करना, कल सुबह करना। याद है मुझे, और तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि इससे ज्यादा मामला नहीं लटक सकता। कल दोपहर तक रकम मिल जानी चाहिए। रकम इकट्ठी हो रही है, जल्दी करो। जल्दी ही कर रहा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। हो सकता है कि शाम तक ही रकम इकट्ठी हो जाए, लेकिन तुम कल सुबह ही फोन करना। तुम्हारे बेटे को नाश्ता करा कर आ रही हूँ, तो अब खाना उसे तुम ही खिलाओगे। आज खिलाओ या कल। जितनी जल्दी रकम मेरे हवाले करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे बेटे की भूख मिटेगी। अब कहीं ऐसा ना हो कि खाली पेट रहकर वह बेहोशी हो जाए। कमीनी, तुम! गुस्सा करने के बजाय रकम इकट्ठी करो, जल्दी। देर करना अब तुम्हारे बेटे के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चीमा नारंग ने क्रूर स्वर में कहा। जवाब में रंधावा के गहरी गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई थी। बड़ी रकम है, कैश की बजाय गोल्ड या डायमंड में ले लो। 2 करोड़ के कैश को आखिर कितने सूटकेसों में भरा जाएगा? दिक्कत तुम्हें ही होगी। माउथ पीस पर हाथ रखकर चीमा नारंग जुगल किशोर से बोली। वह 2 करोड़ का गोल्ड या डायमंड देने को कह रहा है। ले लो, जो मिलता है ले लो और किस्सा खत्म करो, जुगल किशोर ने जवाब दिया। चीमा नारंग पुनः फोन पर रंधावा से बोली। ठीक है, 2 करोड़ का गोल्ड चलेगा, डायमंड नहीं। नहीं, सिर्फ सोना चाहिए। डायमंड की हमें पहचान नहीं है, इसमें हेरा फेरी हो सकती है। ठीक है, तुम शाम को फोन करना। शाम तक 2 करोड़ के सोने का इंतजाम हो जाएगा, तब बात करेंगे। मेरे बेटे और सोने की अदला बदली कैसे होगी? कहने के साथ ही रंधावा ने लाइन काट दी। चीमा नारंग ने भी रिसीवर रखा। क्या कहता है? शाम को फोन करने को कहा है। कहता है शाम तक 2 करोड़ का सोना उसके पास होगा। मेरे ख्याल में शायद आज ही सारा मामला निपट जाए। ठीक है, शाम को फोन करेंगे। वापसी पर उन्होंने फुटपाथ पर से अखबार खरीद ली। मुख पृष्ठ पर निगाह पड़ते ही उनके गले शुष्क हो गए। सबसे ज्यादा घबराहट चीमा नारंग को हुई। अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, देवराज चौहान जेल से फरार। यह तो बहुत बुरा हुआ। देवराज चौहान का जेल से बाहर निकल आना हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वह हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है। चीमा नारंग ने चिंता भरे स्वर में कहा। हैरानी है कि केवल एक ही रात जेल में रहकर वह फरार कैसे हो गया। उसे आम कैदियों की तरह तो रखा नहीं गया होगा।
सख्त निगरानी में होगा वह। जुगल किशोर खामोशी से बैठा रहा, वह कुछ नहीं बोला, जबकि करण चौधरी सकपकाया सा बैठा था। अगर देवराज चौहान को हमारे यहाँ आने की खबर लग गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। करण चौधरी चिंतित स्वर में कह उठा। अखबार में क्या लिखा है? वह कब फरार हुआ? चीमा नारंग ने पूछा। आधी रात को। अब हमें बाहर निकलने में सावधानी बरतनी होगी। चीमा नारंग सोच भरे लहजे में कह उठी। इस समय वह जी जान से हमारी तलाश कर रहा होगा, लेकिन वह यहाँ भी तो आ सकता है। करण चौधरी ने अपने शब्दों पर जोर दिया। खामोश बैठा जुगल किशोर बोल पड़ा। वह यहाँ कैसे आएगा? तूने पहले कभी उसे दावत पर बुलाया था? क्या मतलब? देवराज चौहान मेरा घर जानता है, चीमा नारंग का जानता है, तुम्हारा तो नहीं जानता। तुमसे तो पहले कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह यहाँ कैसे आएगा? खामखा क्यों मरा जा रहा है? जुगल किशोर ठीक कहता है, चीमा नारंग बोल पड़ी। देवराज को हमारे इस ठिकाने का पता लगना आसान नहीं, बस हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। वैसे भी ज्यादा देर की बात नहीं है, आज शाम हमें फिरौती मिल जाएगी, फिर हम सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद देवराज चौहान हमें नहीं ढूंढ सकेगा। उसके साथी जगमोहन के बारे में भी हमारे पास कोई खबर नहीं, हमें तलाश करता फिर रहा होगा। और क्या, शाम होने में कुछ घंटे हैं जो कि हमें यहीं बैठकर गुजार लेने चाहिए। जुगल किशोर खड़े होते हुए बोला। मैं दूसरे कमरे में पड़े सूरज रंधावा को देखा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कहने के साथ ही वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। चीमा नारंग और करण चौधरी ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान नाम की सुई उन दोनों को चुभे जा रही थी, जबकि जुगल किशोर बेहद शांत था। विक्रम सिंह रंधावा के मुंह से सारी बात सुनने के बाद देवराज चौहान बोला। चीमा नारंग उतावली हो रही है, आज फोन नहीं करना था, लेकिन उसने किया, शायद इसलिए कि अखबार द्वारा उसे मेरे फरार होने की खबर मिल गई हो और मन में डर हो कि कहीं मैं उसे तलाश न कर लूं। शायद ऐसा ही होगा। रंधावा ने गर्दन हिलाई। जुगल किशोर का दोबारा फोन तो नहीं आया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, ध्यान रखना, शायद अब उसका फोन फिर आए। रंधावा सिर हिलाकर रह गया। लेकिन अब करना क्या है? अवतार सिंह बोला। आपने कहा है कि शाम तक 2 करोड़ का सोना तैयार होगा, वह फिर फोन करेगी, तब उसे क्या जवाब देना है? रंधावा ने देवराज चौहान को देखा। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। शाम को चीमा नारंग को क्या कहूं? इतना तो जाहिर है कि अब मामला आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। जब उसका फोन आए तो कह देना कि सोना तैयार है, फिरौती कहाँ लानी है बता दे। उससे बात कर लेना कि तुम्हारा बेटा जब सही सलामत पास में होगा तो तभी तुम सोना दोगे। वह नहीं मानेगी, उसे पैसे की जरूरत है, तभी तो वह फिरौती के चक्कर में है, नहीं तो तुम्हारे बेटे को कब का उसने उधेड़ कर रख देना था। तुम इस मामले में क्या करोगे? मैं फिरौती की रकम लेकर जाऊंगा, देवराज चौहान कड़वे स्वर में कह उठा। आगे का सारा मामला मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा बेटा मैं वापस लाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा, पास नहीं रहूंगा, दूर ही रहूंगा। कोई ऐतराज? नहीं, कोई ऐतराज नहीं। देवराज चौहान बरबस ही मुस्कुराया। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? मैं नहाने जा रहा हूँ, कोई ना कोई फोन के पास ही रहे, शायद जुगल किशोर का फोन आ जाए, उसका फोन मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। देवराज चौहान को गए 5 मिनट ही बीते होंगे कि फोन की घंटी बजी। रंधावा फोन के करीब था, उसने फौरन रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ बिल्ला था। रंधावा दिस साइड। नमस्कार रंधावा साहब, बिल्ला ने मुलायम स्वर में कहा। आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिल्ला है और आपको तो पूरा शहर जानता है। फोन क्यों किया? रंधावा के माथे पर शिकन उभर आई। बहुत जरूरी काम था। दरअसल मैंने आपके बेटे सूरज को देखा, बेचारा बुरे हाल था, मुझसे तो देखा नहीं गया। उन लोगों ने। कहाँ है सूरज? उसकी बात काटकर रंधावा व्यग्र स्वर में बोल उठा। पहले मेरी बात धीरज से सुन लीजिए। उन लोगों ने उसे तगड़े बंदोबस्त के साथ कैद में रखा हुआ है। बिल्ला गंभीर स्वर में कह रहा था। सख्त पहरेदारी में है वह, जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। मैंने इसी सिलसिले में बात करने के लिए आपको फोन किया है। मैं और मेरे 2 साथी उसे वहां से निकाल सकते हैं। तुम मुझे इतना बता दो कि वह कहाँ है। उन लोगों ने सूरज को कहाँ छिपा? रंधावा साहब,
जरा संभल कर बात कीजिए, होश मत गवाइए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जरा सी लापरवाही आपके बेटे की जान ले सकती है। एक बार की मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया, तो आप क्या करेंगे? अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने बेटे को वहां से आजाद करने की चेष्टा करेंगे। जब वह लोग देखेंगे कि उनकी जान पर बनाई है, तो वह सबसे पहले आपके बेटे की हत्या करेंगे। उन लोगों से रहम की आशा करनी ही नहीं चाहिए। उनके साथ चीमा नारंग है। आप तो जानते ही हैं उसे कि वह पूरी डायन है। औरत जात जैसी तो उसमें कोई बात है ही नहीं। रंधावा होठ भींचकर रिसीवर पकड़े खड़ा रह गया। तब तक अवतार सिंह भी आ चुका था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपके बेटे को आजाद करवा सकता हूँ। बिल्ला की आवाज में दृढ़ता थी। तुम आजाद कराओगे? तब सूरज की जान को खतरा नहीं होगा? नहीं, तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा काम करने का अपना ढंग है। इस बात को आप नहीं समझेंगे। रिसीवर पकड़े रंधावा कठोर निगाहों से रिसीवर को देखता रहा। अगर तुम्हारे कारण मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? नहीं होगा। अगर होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ठीक है, आजाद कराओ मेरे बेटे को। जो हुक्म। बिल्ला के स्वर में पुनः मिठास भर आई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे साथ 2 और भी हैं। हम 3 हैं। कुछ इनाम तो मिलेगा रंधावा साहब। इनाम की फिक्र मत करो। मुझे अपना बेटा सही सलामत मिलना चाहिए। तो फिर समझिए कि आज रात या कल सुबह आपका बेटा आपके पास होगा। बिल्ला के स्वर में दृढ़ता थी। यह मेरा वायदा रहा रंधावा साहब कि जल्दी ही मुलाकात होगी। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से बिल्ला ने लाइन काट दी। जब उसका फोन आया तब मुझे बुला लेते। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में रंधावा से कहा। मैं उससे बात करता। एक ही बात नहीं है। देवराज चौहान दांत भींचकर कह उठा। एक तरफ से तुम मुझे अपने बेटे को लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी तरफ उस बिल्ला नाम के आदमी को हाँ कह दी। जरा सोचो, ठीक मौके पर जब वह लोग सूरज को हमारे पास ला रहे हों, फिरौती की रकम लेकर उसे वापस करने के लिए, तब बिल्ला ने अपने दोनों साथियों के साथ उन पर हमला बोल दिया कि आपके बेटे को उनसे छीनकर आपको सौंपकर आपसे इनाम पा सके। तो क्या होगा? हो सकता है छीना झपटी में आपके बेटे की जान ही चली जाए। इस तरह भी आपको सोच लेना चाहिए था रंधावा साहब। रंधावा के शरीर में बेचैनी की लहरें व्याप्त होती चली गई। देवराज चौहान वास्तव में सही कह रहा था। मैं उससे बात करता तो उसके साथ मिलकर आपके बेटे को वापस लाने की कोई सुरक्षित योजना बना सकता था, लेकिन बिल्ला को हाँ करके तुमने अपने बेटे के लिए खतरा पैदा कर लिया है। रंधावा होंठ भींचकर चहलकदमी करने लगा। तुम ठीक कह रहे हो। वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी अकल मारी गई थी कि मैंने बिल्ला को। दरअसल अपने बेटे को पाने के लिए मैं इस हद तक परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका हर्ष क्या होगा। रंधावा ने भारी स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सोना तैयार है? हाँ, सोना तो 10 करोड़ का पड़ा है मेरे पास। रंधावा हाथ मलकर बोला। 2 फुल साइज के सूटकेसों में 2 करोड़ का सोना आ जाएगा। अगर कुछ कम भी रहा तो परवाह नहीं, आज शाम ही हम एक्शन में आएंगे। मुझे विश्वास नहीं आता कि चीमा नारंग सूरज साहब को जिंदा छोड़ेगी। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। अवतार सिंह, उसे सूरज को जिंदा छोड़ना पड़ेगा। जवाब में अवतार सिंह ने मुंह घुमा लिया। मैं सोना पैक करवा कर रख देता हूँ। रंधावा बोला। हाँ, कर लो। और शाम को जब चीमा का फोन आए तो उससे कैसे बात करनी है मैं तुम्हें बता देता हूँ, देवराज चौहान ने कहा और बताने लगा। सुनने के बाद रंधावा बोला। अगर वह मेरी बात न मानी तो? मानेगी, हर हाल में मानेगी। उसे पैसे की जरूरत है। रकम हाथ में आ जाने के बाद ही वह सूरज का बुरा करना चाहेगी, परंतु तब तक सूरज उसके हाथों से दूर हो चुका होगा। रंधावा थकी टूटी सांस लेकर रह गया। बिल्ला ने जयचंद भाटिया और महेंद्र सिंह को देखा। अब हमारे सामने समस्या है जगमोहन की। वह बांस की तरह करण चौधरी के घर के सामने डटा हुआ है। अगर हम कुछ करते हैं तो वह हमारे पीछे पड़ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी सूरज रंधावा में और फिरौती की मिलने वाली रकम में है। वह उस रकम के दम पर देवराज चौहान को जेल से निकलवाना चाहता है। ठीक है ना जयचंद? जयचंद भाटिया ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब जगमोहन का कोई इंतजाम करना है, तभी बात बन सकेगी। भूल में हो,
महेंद्र सिंह बोल पड़ा। जगमोहन खूंखार शेर की भांति है। देवराज चौहान का असर है उसमें, उसका पार पाना आसान नहीं। बिल्ला के होठों पर पहली बार मुस्कान उभरी। इंतजाम का मतलब खून खराबा नहीं होता महेंद्र, इंतजाम का मतलब इंतजाम होता है। ऐसे मौके पर मैं भी बेकार का खून खराबा करने के हक में नहीं हूँ। बेकार के लफड़े में नहीं पड़ना है हमें। हमारा निशाना सूरज रंधावा है, हमने उसे हासिल करना है। तो फिर जगमोहन का क्या करोगे? जयचंद भाटिया ने पूछा। मेरे ख्याल में उसे हम अपने साथ मिला लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा काम नहीं निकल जाता। बाद में उससे पल्ला झाड़ लेंगे। उससे पल्ला झाड़ना इतना आसान नहीं होगा। देख लेंगे, तब हवा का रुख क्या है उसी के मुताबिक काम करेंगे, बिल्ला ने कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जगमोहन को मालूम नहीं होना चाहिए कि देवराज चौहान जेल से फरार हो चुका है। मालूम हो गया तो वह आसानी से हमारी बातों में नहीं आएगा। फिर उसे समझाना, उस पर काबू पाना कुछ कठिन हो जाएगा। उससे बात कैसे करेंगे? महेंद्र सिंह बोला। जयचंद उससे हमें मिलवाएगा, कहेगा खास दोस्त है, आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।